कि आप जो है ईमानदारी से सारे पंथों को जो कहते हैं कि हम स्पिरिचुअल लीडर हैं, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, किसी भी पंथ को वो संचालित कर रहे हैं। इनके देश के जो मुखिया हैं उन सब से मैं प्रार्थना करता हूँ, आप सब लोग दिल्ली आओ, एक धर्म संसद करते हैं और विषय रखते हैं राष्ट्र निर्माण में किसानों की भूमिका। और हमारी मौजूदा सरकार के सामने हम जाते हैं और देखो दोनों तरफ से यूँ समझो हमारे शरीर में रोग लग गया है। वो गृह मंत्री किसके साथ मिलकर काम कर रहा है? प्रधानमंत्री के साथ। ये दोनों कहाँ से आ रहे हैं? बात समझिएगा, बहुत ही मार्केबल बात कह रहा हूँ। संविधान की कैसे धज्जियाँ उड़ रही थी, उसको कैसे छीजत में डाला गया, वो कहानी बता रहा हूँ आपको। मैंने मेरी ज़िंदगी में, मेरी 64 साल की उम्र है, पहली बार देखा कि एक ही स्टेट से प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर आ रहे हैं देश के। ऐसा आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। और इन्होंने सारे गुजरात कैडर के ऑफिसर यहाँ लाए। आपको जानकारी दे दूँ, वैसे आम आदमी को तो कोई जानकारी होगी नहीं, लेकिन मीडिया को भी शायद जानकारी होगी इस बात की कि एक आईएएस और आईपीएस जब कैडर बदला जाता है उसका, मान लो गुजरात कैडर के आदमी को यहाँ लाना हरियाणा में, तो 3 आदमियों की परमिशन लगती है। गृह मंत्री गुजरात, गृह मंत्री मान लो उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का गृह मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री, तीनों की परमिशन एनओसी जाएगी तो एक आईएएस आईपीएस कैडर चेंज कर पाएगा नहीं। वाल्मीकि एक डाकू था, जब उसका हृदय परिवर्तन हुआ तो उच्च कोटि का संत बन गया। और जो पंत प्रधान जी ने ये बात कही है कि किसानों का आंदोलन बहुत पवित्र है, तो ये जो इनकी इतने दिनों की तपस्या है अब ये रंग लाएगी, मेरा दृढ़ विश्वास है। अंग्रेजों ने जो वायरस हमारे अंदर डाला था उसको हम डिमोलिश नहीं कर पाए, आज तक हम यही करते रहे। जैसे करुणा की मैं कैसे मान लूँ? मैं करुणा तब मानता जब शुरू में किसानों की मौत हो रही थी, तब वो समझते। मैं इसको मानता हूँ कि कहीं ना कहीं से प्रेशर का डर है या किसी चीज़ का एक ऐसा कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट है, लेकिन मैं इसको करुणा जनता इसको कैसे मान ले। अब ये समझने की बात है तो मैं थोड़ा अतीत में ले जाता हूँ। तो ये एक सवाल मेरा है, आपने इमरजेंसी की जिक्र किया, मुझे नहीं पता यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं उनको कितना नॉलेज है उस इमरजेंसी का, लेकिन वो इमरजेंसी जो इम्पोज किया गया था, इंदिरा गांधी को जो डिस्क्वालीफाई किया गया था, उसके पीछे 2 कारण थे। इंदिरा गांधी पे इल्जाम लगा कि इन्होंने चुनाव में लाउड स्पीकर का तार एक बिजली के खंभे से खींच के चुनाव में प्रचार किया था, नंबर 1। नंबर 2 जो उन पे इल्जाम लगा था इंदिरा गांधी पे उस वक्त में कि इन्होंने शामियाना टेंट के पैसे इन्होंने सरकारी खाते से दिए। आज के वक्त इतने लोग खड़े हैं, पूरा सरकारी अमला और जामा चुनाव जिताने के लिए सरकार सत्ता के साथ खड़ा हो जाता है। ये बात कहना बहुत ज़रूरी है कि वो जो इमरजेंसी इंदिरा गांधी को जो डिस्क्वालीफाई करने की वजह से लगाई गई थी, उस इंदिरा गांधी को डिस्क्वालीफाई किस वजह से किया गया था, और वो जज जो थे, उस जज की आप हिम्मत देखिए जिसने उनको डिस्क्वालीफाई किया था। आज इस बात का भी तो चर्चा कीजिए कि पूरा सरकारी अमला और जामा, पूरा तंत्र खड़ा हो जाता है मिनिस्टर और मंत्री जी और प्रधानमंत्री बनाने के लिए। क्या आज अगर वही जज होते तो पूरी की पूरी पार्टी बर्खास्त हो गई होती? क्योंकि कॉलेजियम के अंदर सिस्टम में ऐसे लोग घुस गए हैं, तभी तो 4 लोग बाहर निकल के बेचारे मीडिया के सामने आ रहे थे कि न्यायालय में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, न्याय व्यवस्था में। तब हमने क्या समाज के अंदर कोई रिएक्शन किया, उनके साथ खड़े हुए। वो न्यायालय क्या कर सकता है बेचारा, उनको अपॉइंट कौन कर रहा है? दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हूँ गाजीपुर बॉर्डर पे और हमारे साथ हैं स्वामी हर्षानंद जी, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। करीब करीब 42 वर्षों से बच्चों और बंदियों के बीच में काम करते रहे हैं। कई जेलों में अपराध से अध्यात्म तक इनका प्रोग्राम चलता है। इनसे कुछ आज सवालात पूछते हैं, खासकर जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा राज्यसभा में स्पीच दी, लेकिन उन दोनों स्पीच में सबसे एक अहम मुद्दा सामने आया कि आज जब करीब करीब 3 महीने हो जाएंगे किसान आंदोलन के, आज हमारे प्रधानमंत्री जी को ये किसान आंदोलन पवित्र नज़र आ रहा है। सबसे पहले मुद्दे पे आता हूँ। स्वामी जी, मेरा सबसे पहला सवाल है, आज हमारे प्रधानमंत्री जी को ये किसान आंदोलन पवित्र नज़र आ रहा है, करीब करीब 2.5 महीने से ज़्यादा हो जाने के बाद, आखिर क्या ऐसा वजह हो गया? अब देखिए, हमारा एक प्रोग्राम चलता है जेलों में, अपराध से अध्यात्म की ओर, और हमारे यहाँ आध्यात्मिक संत हुए कबीर जी। वो कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजत आपनो, मुझसे बुरा न कोई। इसी मिशन को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। मेरी दृढ़ मान्यता के अनुसार संसार में पूरा बुरा व्यक्ति एक भी नहीं खोजा जा सकता, और हमारा तो इतिहास भरा पड़ा है। वाल्मीकि एक डाकू था, जब उसका हृदय परिवर्तन हुआ तो उच्च कोटि का संत बन गया। और जो पंत प्रधान जी ने ये बात कही है कि
ये किसानों का आंदोलन बहुत पवित्र है। तो ये जो इनकी इतने दिनों की तपस्या है, अब ये रंग लाएगी। मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमें अपने करुणा के भाव को और बड़ा करना है, क्योंकि भारत जो है एक लोकतांत्रिक प्रयोगशाला है दुनिया के लिए। अगर ये सफल हो गया तो 299 महापुरुषों ने जो ये संविधान लिखा था, जैसे आप लोग या भारतीय समाज समझता है कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने लिखा, वो तो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। 299 महापुरुषों ने संपूर्ण मानव जाति के इतिहास में से सारी उच्च कोटि की चीज़ों को एकत्रित करके भारतीय संविधान की रचना की, जिस पर हम सब लोग अभी तक एक कदम भी नहीं चल पाए। उसकी बड़ी वजह है, अंग्रेज़ों ने जो वायरस हमारे अंदर डाला था उसको हम डिमोलिश नहीं कर पाए। आज तक हम यही करते रहे। जैसे मैं कल शाम को देख रहा था, जब मैं यहाँ से जा रहा था इलेक्ट्रॉनिक मेट्रो की तरफ, तो मैंने देखा यहाँ पुलिस की कई एजेंसियाँ अलग अलग जो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था देखती हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पे वो इकट्ठे हो रहे थे। तो मेरा मन विचलित हुआ। मैंने कहा भाई देखो, एक तरफ सदन के अंदर ये सारी बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ आप इस तरह का नैरेटिव बना रहे हो, तो कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन दिखता है। ये चीज़ें अब साफ़ होना चाहिए और सरकारों को अपनी जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए। अंततः देखो, संवाद से ही सारी समस्याओं का हल होता है। और इम्पॉसिबल कह रहा, आई एम पॉसिबल। दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर हम इन किसानों की शक्ति को सही ट्रैक पर लेके जाएं तो हम बहुत तेज़ी से दुनिया के मस्तक पे सुशोभित हो सकते हैं। भारत एक युवा भारत है। अगर हमारी सारी शक्ति बिखरी हुई रहेगी तो हमारा देश कमज़ोर होगा। देश कमज़ोर होगा तो दुनिया में मानवता कमज़ोर होगी, क्योंकि मानवता के लिए भारत को जाना जाता है। इसलिए सारी दुनिया भारत को मदद करना चाहती है, क्योंकि भारत के लोग इतने सरल और तरल हैं। अतिथि देवो भव, खुद भूखे रह जाएंगे और आने वाले को पहले खाना खिलाएंगे। ऐसे देश में हम लोगों का जन्म हुआ है और हमने तो साधु का चोला पहना है। हमारा धर्म ही है ये समाज की सोई हुई चेतना को जगाना। हमने अपना काम कर दिया है। कितने दिनों से मैं टारगेट करके, मतलब जो मुझे इस शरीर के माध्यम से नहीं बोलना चाहिए था वो भी विवश होकर बोल रहा था, क्योंकि मैं द्रवित था। किसानों की अवस्था मुझसे नहीं देखी जा रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये कहा कि भाई किसानों का आंदोलन पवित्र है, अब मेरे भीतर का वो करुणामय भाव विस्तार पा गया है। अब मैं क्या करूँगा, दिल्ली में हम लोग धर्म संसद बुलाएंगे। जो स्पिरिचुअल लीडर भाग रहे थे कि हम किसानों के मंच पे नहीं आएंगे, उन सब को बुला के हम सब लोग प्रार्थना करेंगे प्रकृति से कि हम सबको सद्बुद्धि दो, और हमारे द्वारा चुने गए लोगों के पास हम जाएंगे कि भाई देखो, ये भारत की आत्मा है। अगर ये आत्मा मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। देश मजबूत होगा तो मानवता खुशी के गीत गाएगी। इस धरती पर एक स्वस्थ मानव आकार लेगा। तो इस दिशा में हम सबको मिलकर सोचना चाहिए। स्वामी जी, एक बड़ा सवाल, बड़ा तीखा है ये कि जब अब प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि किसानों का आंदोलन पवित्र है, 200 के करीब जो किसान जिनकी शहादत हो गई, मौतें हो गई, उन पवित्र आत्माओं के बारे में भी उनको 2 शब्द बोलना चाहिए था। दूसरी बात, अगर ये आंदोलन पवित्र है किसानों का, तो इनकी मांगें भी पवित्र है, उन मांगों पे भी बात करना चाहिए था। इन्होंने ये बिल बनाया, अगर ये भाषण में उस बिल के ऊपर बहस करते, डिस्कस करते, बताते लोगों को कि आखिर किसान जो बैठे हुए हैं वो गलत है या सही है, इनको बताना चाहिए था। लेकिन ये क्या हुआ कि बाहर की आप बातें करें, लेकिन जो मूल बातें हैं बिल के ऊपर वो ना करें। किसानों का आंदोलन पवित्र है क्योंकि पूरा इंटरनेशनल आप देखेंगे विदेशों में बहुत किरकिरी हुई है जिस तरह से इस आंदोलन की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है। तो क्या आज उसी प्रेशर का नतीजा है? पवित्र तो आप कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो कृत्य आपने किया है वो शायद क्षम नहीं है डेमोक्रेसी में। देखिए, जब कठोरता होती है ना, बदलाव बहुत धीरे धीरे आता है। अब मैं एक योग विषय का विद्यार्थी हूँ। मैं प्रकृति के सारे दर्शन को देखता हूँ। जैसे जल आता है, धरती का आलिंगन करता है, उस धरती में से वो कुछ मिट्टी को रेत के कण बनाता है, फिर वो पत्थर बनाता है, चट्टानें बनाता है, पहाड़ बनाता है, फिर उसमें से हीरे मोती मणियाँ प्रकट करता है। मैं उसमें एक शुरुआत देख रहा हूँ, मैं अंत नहीं देख रहा हूँ। अगर उनका हृदय थोड़ा सा भी पिघला है, चाहे वो किसी दबाव के कारण रहा हो, उनको ऐसा लगता हो कि इससे मेरी जो अंतर्राष्ट्रीय छवि थी उसको धक्का लग रहा है, चाहे उसके लिए ही उनके हृदय में, लेकिन उनके हृदय में एक चिंगारी उठी है करुणा की, एक चिंगारी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरे बदल गए होते तो ये सारा दृश्य नहीं उभरता। निश्चित रूप से उनमें कठोरता है, पर ये करुणा की मैं कैसे मान लूँ? मैं करुणा तब मानता जब शुरू में किसानों की मौत हो रही थी तब वो समझते। मैं इसको मानता हूँ कि कहीं ना कहीं से प्रेशर का डर है या किसी चीज़ का एक ऐसा कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट है, लेकिन मैं इसको करुणा जनता इसको कैसे मान ले? हाँ, अब ये समझने की बात है तो मैं थोड़ा अतीत में ले जाता हूँ।
कांग्रेस ने 25 जून 75 को देश में आपातकाल लगाया था। कितने बेगुनाह लोगों को मीसाबंदी बना के जेलों में निरुद्ध कर दिया गया था, है ना। हमारे यहाँ राजनीतिक दलों का ये एक प्लेटफॉर्म रहा है, लोगों को कैसे भी झूठे सच्चे केस में फंसा के जेलों में डाल दो, और जेलों में कैसा अमानवीय अत्याचार किया जाता हमारे यहाँ, ये यंत्रणा के लिए हम नाम तो कहते हैं सुधार गृह हैं, लेकिन एक्चुअली वहाँ से पक्का होकर आदमी निकलता। मैं जेलों में काम कर रहा हूँ, मेरा एक बिल्कुल टाइटल्ड प्रोग्राम है, आप चर्च मतलब चेक करवा लेना, अपराध से अध्यात्म किया। मेरे को मैं आपको दृष्टांत देना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश का कुंभ लगा था उज्जैन में, वहाँ मेरा भैरवगढ़ जेल में शिविर चल रहा था, यही अपराध से अध्यात्म किया। तो डीजी साहब आए, वीके सिंह साहब, जो मध्य प्रदेश में डीजी जेल थे, बोले स्वामी जी मैं सेवा करना चाहता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है बेटा, मुझे इन बंदियों को शिप्रा स्नान करवाना है। बोले स्वामी जी कैसी बात कर रहे हैं आप। मैंने कहा आप नीदरलैंड गए हैं कि नहीं गए, वहाँ जेलें ख़त्म हो चुकी है, वहाँ रिफॉर्म करने के दूसरे तरीके अपनाए जाते हैं। ये परिस्थिति कब होती है आप बताइए, जब इंसान के अंदर करुणा का अतिरेक बहता है तो वो दूसरों की मदद का भाव रखता है। तो मैं ये कहता हूँ कि हिंसा किसी भी सभ्य समाज की अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है, लेकिन क्या हम उस लेवल पे खड़े हैं? हमारी सोच कहाँ खड़ी है? अब बताइए कहीं से तो शुरू करना होगा ना। स्वामी जी एक सवाल मेरा है, आपने इमरजेंसी की जिक्र किया, मुझे नहीं पता यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं उनको कितना नॉलेज है उस इमरजेंसी का, लेकिन वो इमरजेंसी जो इम्पोज किया गया था, इंदिरा गांधी को जो डिस्क्वालीफाई किया गया था, उसके पीछे दो कारण थे। इंदिरा गांधी पे इल्जाम लगा कि इन्होंने चुनाव में लाउड स्पीकर का तार एक बिजली के खंभे से खींच के चुनाव में प्रचार किया था, नंबर 1। नंबर 2 जो उन पे इल्जाम लगा था इंदिरा गांधी पे उस वक्त में कि इन्होंने शामियाना टेंट के पैसे इन्होंने सरकारी खाते से दिए। आज के वक्त इतने लोग खड़े हैं, पूरा सरकारी अमला और जामा चुनाव जिताने के लिए सरकार सत्ता के साथ खड़ा हो जाता है। ये बात कहना बहुत ज़रूरी है कि वो जो इमरजेंसी इंदिरा गांधी को जो डिस्क्वालीफाई करने की वजह से लगाई गई थी, उस इंदिरा गांधी को डिस्क्वालीफाई किस वजह से किया गया था, और वो जज जो थे, उस जज की आप हिम्मत देखिए जिसने उनको डिस्क्वालीफाई किया था। आज इस बात का भी तो चर्चा कीजिए कि पूरा सरकारी अमला और जामा, पूरा तंत्र खड़ा हो जाता है मिनिस्टर और मंत्री जी और प्रधानमंत्री बनाने के लिए। क्या आज अगर वही जज होते तो पूरी की पूरी पार्टी बर्खास्त हो गई होती? सुनिए, जब ये कोविड के दौर में लोकसभा में, राज्यसभा में ये बिल आया, अमेंडमेंट आया, यूँ समझिए आप, ऑर्डिनेंस है ये कोई कानून नहीं, ऑर्डिनेंस है। आपातकाल विशेष परिस्थितियों में ऐसे लागू किया जाता है। मैं चाहूँगा कि आप लोग एक पुस्तक जिसका मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, रीप्रोमुलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस, ए फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आप पढ़ें। बात यह है, जब ये कानून लाया गया, इसमें हमारे जो 3 पिलर हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, इस पे भी थोड़ा सा मैं फोकस करना चाहता हूँ। कार्यपालिका आपके हमारे वोट से चुने गए जनप्रतिनिधि सरकार बनाते हैं, अगर वो बहुमत में हैं तो संविधान में संशोधन कर सकते हैं देशकाल परिस्थिति के हिसाब से, राइट। मेरा सवाल थोड़ा अलग था। एक सेकंड, उसी पे आऊँगा। अगर वहाँ पे कोई वो उसका जो मुखौटा होते हैं वो IAS IPS होते हैं, जब ये दोनों गलती करते हैं तो न्यायपालिका अंकुश लगाती है, राइट। अब इस कानून में क्या हुआ, बात समझिएगा। इस कानून में ये हुआ कि आप SDM और DC के आगे नहीं जा सकते किसान, आप समझ रहे हैं? मतलब हमारा नैसर्गिक अधिकार छीन लिया गया। अभी तक क्या होता था, मान लो सेशन कोर्ट ने मुझे सज़ा सुनाई, मैं हाई कोर्ट जाता था, सुप्रीम कोर्ट जाता था, अंतिम अवस्था तक पहुंचता था ना, ये राइट मुझे है मौलिक अधिकार का। यहाँ उन्होंने जब मौलिक अधिकार काटा तो न्यायालय चुप बैठा रहा, ठीक है। ये गलती क्यों हुई? क्योंकि कॉलेजियम के अंदर सिस्टम में ऐसे लोग घुस गए हैं, तभी तो 4 लोग बाहर निकल के बेचारे मीडिया के सामने आ रहे थे कि न्यायालय में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, न्याय व्यवस्था में। तब हमने क्या समाज के अंदर कोई रिएक्शन किया, उनके साथ खड़े हुए। वो न्यायालय क्या कर सकता है बेचारा, उनको अपॉइंट कौन कर रहा है, आप बताइए। आपको ये समझना होगा गहराई से कि जैसे दिल्ली पुलिस है, ये दिल्ली पुलिस जो यहाँ बाउंड्रियों पे तार लगा रही है, ये किसके कहने पे लगा रही है? अरविंद केजरीवाल के कहने पे लगा रही है? नहीं ना, गृह मंत्रालय के अधीन आती दिल्ली पुलिस, समझिएगा। अब यही स्टेट है हरियाणा, हरियाणा में किसके अंतर्गत आती है? मनोहर खट्टर के। उत्तर प्रदेश में किसके अधीन आती है? योगी आदित्यनाथ के। अब समझिएगा, तो ये जो इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसियां हैं, इनका पावर डेलीकेट कौन कर रहा है? गृह मंत्री कर रहा है। वो गृह मंत्री किसके साथ मिलके काम कर रहा है? प्रधानमंत्री के साथ। ये दोनों कहाँ से आ रहे हैं? बात समझिएगा, बहुत ही मार्केबल बात कह रहा हूँ।
संविधान की कैसे धज्जियाँ उड़ रही थी, उसको कैसे छीजत में डाला गया, वो कहानी बता रहा हूँ आपको। मैंने मेरी ज़िंदगी में, मेरी 64 साल की उम्र है, पहली बार देखा कि एक ही स्टेट से प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर आ रहे हैं देश के। ऐसा आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। और इन्होंने सारे गुजरात कैडर के ऑफिसर यहाँ लाए। आपको जानकारी दे दूँ, वैसे आम आदमी को तो कोई जानकारी होगी नहीं, लेकिन मीडिया को भी शायद जानकारी होगी इस बात की कि एक IAS और IPS जब कैडर बदला जाता है उसका, मान लो गुजरात कैडर के आदमी को यहाँ लाना हरियाणा में, तो 3 आदमियों की परमिशन लगती है। गृह मंत्री गुजरात, गृह मंत्री मान लो उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का गृह मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री, तीनों की परमिशन NOC जाएगी तो एक IAS IPS कैडर चेंज कर पाएगा, नहीं तो कैडर ही चेंज नहीं होता है। कितने इन्होंने गुजरात के लोग लगाए, क्यों लगाए? कुछ वजह तो होगी ना भाई। कोई भी आदमी अपने घर से तो पैदा करके नहीं लाता है ना। मान लो यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो अपने घर से IAS IPS तो नहीं लाए ना, वो तो उनके यहाँ मिले हैं सिस्टम से, उन्हीं के साथ मिलके काम करना पड़ेगा। तो ये सिस्टम हमारा जो है ना, इस सिस्टम में ही अंदर तक घुन लग चुका है, आप समझिए। तो एक सामाजिक व्यवस्था के बदलाव की बात कर रहा हूँ मैं। आप एक बात समझिएगा, प्रधानमंत्री कोई भी हो, इस सिस्टम को नहीं बदल सकता। सिस्टम बदलने के लिए पूरी व्यवस्था को आपको बदलना पड़ेगा, हर व्यक्ति को जिम्मेदार भूमिका में आना पड़ेगा, और अंततः हम सब की नैतिक जिम्मेदारी तय होगी, और वो होगी हमारे हाथ से जब हम वोट करते हैं। हमने 2019 में प्रधानमंत्री ने कहा कि आप मुझे देखो, जबकि मैं कहता हूँ मैं अमेरिका में नहीं खड़ा हूँ, भारत में खड़ा हूँ। अमेरिका से अच्छा लोकतंत्र है भारत में, लेकिन हम बनाएं तब ना। हम अपना MLA MP चुने, वो चुनेंगे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, तो दायित्व तो बहुत जागेगा। ये नागरिक दायित्वों का प्रश्न है। हमें प्लेटो अरस्तू को पढ़ना होगा, वाल्तेयर को पढ़ना होगा कि ये जो लोग खड़े हैं, अब ये भीड़ नहीं है, भीड़ के पास विवेक नहीं होता है, इन सब के पास विवेक है, शांति से बात सुन रहे हैं। तो ये लोग कौन है, आइडेंटिफाई करना क्यों, कौन सिखाएगा इनको? इन सबको ट्रेनिंग का ज़रूरत है। आखिरी सवाल स्वामी जी कि आपको निजी तौर पे ये किसानों की मांग पवित्र है या अपवित्र है? मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तीसरी बात कहता हूँ कि आप जो है ईमानदारी से सारे पंथों को, जो कहते हैं कि हम स्पिरिचुअल लीडर हैं, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, किसी भी पंथ को वो संचालित कर रहे हैं, इनके देश के जो मुखिया हैं, उन सब से मैं प्रार्थना करता हूँ, आप सब लोग दिल्ली आओ, एक धर्म संसद करते हैं और विषय रखते हैं राष्ट्र निर्माण में किसानों की भूमिका, और हमारी मौजूदा सरकार के सामने हम जाते हैं। और देखो, दोनों तरफ से यूँ समझो, हमारे शरीर में रोग लग गया है, लेकिन वो ऐसा रोग नहीं है कि उसको दूर नहीं किया जा सकता। तो सबसे जो लोगों के दिलों में राज करता है, वो धर्म राज करता है, शुचिता के साथ। तो शुचिता का विस्तार करेंगे, इस समस्या का हल आ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि एक धर्म संसद होगी दिल्ली में, सारे पंथों के लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से भी याद कर रहा हूँ और आप लोगों को निमंत्रित भी करूँगा, और हम सब मिल करके सेतु का काम करेंगे, जो धर्म का मुख्य उद्देश्य होता है, समाज को जोड़ना। तो हम सब सारे समाज को जोड़ेंगे और भारत को विश्व का सबसे खूबसूरत लोकतांत्रिक देश बनाएंगे। ये समय आ गया। इस समय यूँ समझ लीजिए क्रोधाग्नि चरम सीमा पर है। इसको बदलने के लिए बहुत शांति से, सूझबूझ से, विवेक से निर्णय लेना होगा और समाज के हित के लिए निर्णय लेना होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। ये हमारे साथ स्वामी हर्षानंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।